सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी टॉपिक का वीडियो लेक्चर नंबर 1। अब ये जीओसी जो फुल फॉर्म पहले भी आपको एक बार बताया था शायद, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 चीज़ें मिलके उनको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 1 क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के साथ साथ क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, पता तो लगे कौन सा कंपाउंड है। नंबर 2 आइसोमेरिज्म और नंबर 3 जीओसी। अब क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आइसोमेरिज्म भी हमने कर लिया है, ये भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो आज की वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिकली जैसे आपको पहले भी एक बार बताया था, जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर कर रहे थे, ये केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है और पीरियोडिक टेबल चैप्टर करते करते कुछ प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशंस या ट्रेंड्स वगैरह आते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं। तो जैसे जैसे हम अलग अलग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ते हैं, एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो और ज़्यादा डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर होती जाती है। फर्दर जैसे एक टॉपिक शायद वहाँ पे आया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हम थोड़ा उसके बारे में पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में कब आएगा, जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नाम के चैप्टर में। इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो टू स्टार्ट विद एंड टू हैव नॉलेज एंड एग्जांपल्स एंड टू नॉलेज एंड नो अबाउट द एग्जांपल्स, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनके बारे में और फर्दर डिटेल्स जो हैं इंडिविजुअल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आती हैं। जैसे कभी कभी वेरिएशन इन द बॉन्ड एंगल्स डाउन द ग्रुप, तो जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस फिर से बहुत डिटेल में आते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा बेस है। अब ऐसे ही जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे अलग अलग चैप्टर्स करेंगे और उनमें कंपाउंड्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल आएगी। एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़, एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में, अमीन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, अल्कोहल्स, ईथर्स, फिनोल्स के बारे में, हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में, एल्केन्स, एल्काइंस के बारे में, बेंजीन, टॉल्यूइन के बारे में। तो जीओसी जो है उन सब रिएक्शंस के लिए, उनको समझने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल प्रिलिमिनरी नॉलेज। तो इसी तरह से जीओसी में हम जो टॉपिक करेंगे इनमें फर्दर डेवलपमेंट होगी जब हम प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अलग अलग चैप्टर्स में करेंगे, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और पूरी तरह से डिटेल्स भी वहाँ पे आएंगी। यहाँ पे जब हम करेंगे जीओसी में तो कौन से फिनोमेना है और किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और किस टाइप के रिएजेंट्स हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेजोनेंस क्या होता है और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन से होते, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल आगे जो इंडिविजुअल चैप्टर्स में जाके वहाँ जाके अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंगली डिटेल जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इन बातों के साथ जीओसी स्टार्ट करना चाहिए हमें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सम एग्जांपल्स एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे याद है पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सिखाया था और उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी थी 10 क्वेश्चंस की, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की और मेरे साथ शेयर की, जो डेफिनेटली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा की तरह आप लोग मेहनत करते हो, अच्छा तो मुझे लगता है। अब उसके जो सबमिटेड आंसर्स हैं, सबमिटेड बाय यू, वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आप काइंडली एक बार फिर से चेक करें कि क्या ये आंसर्स ठीक है या नहीं। 2 बार चेक करने से क्या होता है, अच्छी तरह से क्रिटिकल एनालिसिस हो जाते हैं। सो द आंसर्स विच हैव बीन सबमिटेड टू मी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एस, 2 का आंसर आर, 3 का आंसर एस, 4 का आंसर आर, 5 का आंसर एस, 6 का आंसर आर, और इसके बाद 7 का आंसर आर, 8 का आंसर एस, 9 का आंसर आर और 10th का भी आंसर
These are the answers which have been submitted. You kindly check if these are correct and definitely let me know. फिर बाद में हमने कुछ फॉर्मूला किए थे, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो वहां पे 3 क्वेश्चंस थे, तो उसके जो आंसर सबमिटेड हैं, पहले का आंसर 4, दूसरे का आंसर 3 और थर्ड का आंसर 16. तो ये भी आप चेक करके बताएं कि करेक्ट है या नहीं. ठीक है, अब लेट अस मूव इनटू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन कंडीशन वही कि जो भी आपको करवाया जाए वो आपको अच्छी तरह से आता होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फर्दर डिटेल्स जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में आती रहेंगी. सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक भी डेवलप होता रहेगा. सो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग. ये तो आपको पता ही है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग पाई जाती है. वन इज कॉल्ड होमोलाइसिस एंड वन इज कॉल्ड हेट्रोलाइसिस. फिशन वर्ड भी यूज करते हैं, तो होमोलाइसिस माइट बी कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन एंड हेट्रोलाइसिस माइट बी कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिशन. क्लीवेज वर्ड भी यूज होता है, देन होमोलाइसिस माइट बी कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइसिस माइट बी कॉल्ड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. ठीक हो गया. तो लेट अस स्टार्ट विद होमोलाइसिस, होमोलाइटिक फिजन और होमोलाइटिक क्लीवेज. ये 2 एटम्स हैं, ए और बी, और उनमें ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. सिंगल एंड कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेटली फाउंड बाय शेयरिंग. तो ये शेयर्ड पेयर है जिसमें दोनों एटम्स ए और बी ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया. तो इफ द बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स इन सच ए मैनर कि ए और बी दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड टूट जाता है और ये दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं, इस तरीके से कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों अलग होते हैं. तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सेपरेट होता है तो उसके लिए इस तरह से एरो डालते हैं. देख रहे हैं, हाफ एरो है, तो दिस इज कॉल्ड फिश हुक एरो. ये भी नोट कर सकते हैं आप, माइट बी यूजफुल. तो इस तरह से ए और बी दोनों एटम्स अलग अलग हो गए एक इलेक्ट्रॉन के साथ. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिजन. ये तो है ही क्योंकि बराबर है. सो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, देन इट इज कॉल्ड होमोलाइसिस. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज. क्यों? ना तो ए को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, अपना पहले एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस आया, ना तो बी को गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. जब दोनों में से किसी एटम को ना तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, देन दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटली न्यूट्रल स्पीशीज. ठीक हो गया. चलो आगे चलते हैं. हेट्रोलाइसिस. अब आपको थोड़ा हेट्रोलाइसिस के बारे में गैस वर्क हो गया होगा कि इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, है ना. हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. अब फिर से ए और बी 2 एटम्स में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, वहीं से स्टार्ट करेंगे. अब इस कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से हुई कि शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम ले जाता है, जैसे इस केस में बी को शो किया है ये एरो के थ्रू. सो बी इस शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग होता है और ए को तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है. अब न्यूट्रल स्पीशीज नहीं बनेंगी, स्पीशीज जो बनेंगी उनके ऊपर चार्ज आएगा. क्यों? क्योंकि शेयर्ड पेयर में, ध्यान से सुनना, यही बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाती हैं. शेयर्ड पेयर में बी ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन बी अब एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया. तो एक तो अपना इलेक्ट्रॉन था पहले वाला और एक इलेक्ट्रॉन वो एडिशनल है. एडिशनल इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है? इट हैज गॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन बी. और ए को क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में कंट्रीब्यूट किया था, वो चला गया, तो ए को इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इसलिए ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सो ड्यूरिंग हेट्रोलाइसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. सो व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर गो विद वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, याद रहेगा, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड स्पीशीज एंड दिस इज हेट्रोलाइटिक फिजन. ठीक है. इन दिस मैनर द होमोलाइसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज and heterolysis leads to the formation of charged species. Next देखते हैं, bond breaking in carbon compounds. अब
अब इसी को अप्लाई करेंगे हम कार्बन के बॉन्ड्स पे। तो यहाँ पे देखें कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3, ये कोई एटम्स के साथ हैं। तो हम एक बॉन्ड को भी कंसिडर कर रहे हैं, एक्स कोई पर्टिकुलर एटम है, तो कार्बन और एक्स में जो बॉन्ड है ये वाला, इसकी ब्रेकिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर कैन बी होमोलाइसिस, देयर कैन बी हेटेरोलाइसिस। पहले क्या डिस्कस करें? होमोलाइसिस। ये देख रहे हैं फिर से फिशो कैरोस। तो एक्स एटम और कार्बन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो ये जो स्पीशीज बने, दिस वन कार्बन से, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब नया नाम है फ्री रेडिकल, इज वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अलग से भी इस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज द फ्री रेडिकल। अब इसमें आप देख रहे हैं कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 बॉन्ड तो अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया बस। सो न्यूट्रल स्पीशीज फाउंड बाय होमोलाइसिस विच इज फ्री रेडिकल, और डिटेल में करेंगे इसके बारे में बात। अब हेटेरोलाइसिस का जहां तक सवाल है, यू कैन इमेजिन कि ये 2 तरह से हो सकता है। हो सकता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम एक्स के साथ चले जाएंगे। डेफिनेटली 2 केस करने पड़ेंगे स्टडी। तो यहाँ पे 2 केसेस, ये पहला वाला देखते हैं। तो ये वो केस है जहां पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के साथ चले गए। तो ये जो एक्स एटम है इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज द कार्बन एटम हैज अंडरगोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बात होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, जब हम स्टडी करेंगे आगे जाके, so that species is carbocation, most frequently talked about reaction intermediate। ठीक हो गया? It is also called carbonium ion, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अभी करेंगे डिटेल में इनके बारे में बात। अब दूसरा तरीका हेटेरोलाइसिस का, अगर दोनों इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जाए। अब कार्बन के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक्स एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया? दिस स्पीशीज इज कॉल्ड कार्बेनाइन। देख रहे हैं, अगर कार्बन पे पॉजिटिव तो कार्बोकैटाइन, अगर कार्बन पे नेगेटिव तो कार्बेनाइन। ठीक हो गया? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू 3 वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स। वन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, वन इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन, एंड वन इज कॉल्ड कार्बेनाइन। ठीक हो गया? चलो अब एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। जो जो जीओसी आगे जाएगा डिटेल्स बढ़ती जाएगी। जीओसी के बाद मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, डिटेल्स और बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल। तो पॉइंट्स में देखें तो फ्री रेडिकल इज द स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस। ये जो कार्बन है देख रहे हैं, सो इट इज ए न्यूट्रल स्पीशीज। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। ये मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड्स का, आप काउंट करके बताओ क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के वैलेंस शेल में। बहुत इजी। देखो ये बॉन्ड अभी भी है, शेयर्ड पेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यहाँ भी शेयर्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यहाँ भी शेयर्ड पेयर, 2 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 1 कितने हो गए? 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा, टेल मी व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज डायमैग्नेटिक। मुझे पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा मैं, अब ये बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। उम्मीद है इसका आंसर आप जरूर मेरे साथ रिटर्न में शेयर करेंगे। आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर इट। पता कैसे चलता है कोई स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? वो तो इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड it is diamagnetic, if there are 1 or more unpaired electrons it is paramagnetic। तो यहाँ पे look at this electron which is unpaired, so that is why this is paramagnetic। ठीक हो गया? Carbon atom is sp2 hybridized, so free radicals are generally triangular planar। याद रखेंगे, फ्री रेडिकल्स जनरली ट्रायंगुलर प्लेनर शेप के होते हैं। कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये 120 के एंगल पे 3 बॉन्ड्स, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन
वो p ऑर्बिटल विच इज हैविंग द ऑड इलेक्ट्रॉन, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। कभी कभी और डिटेल में जब देखेंगे जीओसी के और ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन करेंगे तो वी मे फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स विच मे नॉट बी ट्रायंगुलर प्लेनर, इसलिए जनरली यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेकिन वो डिटेल्स बाद में। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। व्हाट डज इट मीन? वहां पे रुक के मैं आपसे पूछूंगा अभी, आप बताओ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं? अगर आपको वो अच्छी तरह से याद है तो फ्री रेडिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, प्राइमरी, when the carbon atom bearing the odd electron, वो कार्बन जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है, is directly attached to only one carbon atom, अल्कोहल्स की तरह ही हो गया, then it is called primary free radical। अब ये देख रहे हैं, ये इथाइल है, तो इस कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, सो दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी कब कहेंगे? when the carbon atom, साथ साथ यहां से देखते हैं, carbon atom bearing the odd electron is directly attached to 1 और 1 कितने हो गए? 2 carbon atoms, then it is called secondary free radical। टर्शरी कब कहेंगे? when the carbon atom bearing the odd electron is directly attached to 1, 2, 3 is directly attached to 3 carbon atoms, then it is called tertiary free radical। ठीक हो गया। चलो, तो छोटी सी एक्टिविटी जो मुझे उम्मीद है आप सबके सारे क्वेश्चन इसमें ठीक होंगे। बहुत ही बेसिक, आइडेंटिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल्स। देख रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन सब में, तो आपको चेक करके बताना है 1 2 3 4 5 यहाँ पे नंबरिंग है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। हो जाएगा। चलो, now order of stability of free radicals, it has been found that the free radical stability follows this particular order। टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और प्राइमरी के बाद लास्ट में ये मिथाइल फ्री रेडिकल, जहां पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। सो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन मिथाइल, दिस इज द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ free radicals। This order of stability of free radicals can be explained by a phenomenon called hyperconjugation। ये तो है, hyperconjugation क्या होता है ये तो अभी किया नहीं है, तो जब हम hyperconjugation वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे हम दोबारा ये टॉपिक करेंगे एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्यों टर्शरी फ्री रेडिकल सेकेंडरी से और सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तब इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और एक है रेजोनेंस इन सम केसेस, कभी कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर में रेजोनेंस के कारण भी फर्क पड़ता है, वो जब रेजोनेंस का टॉपिक करेंगे देन विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। तो फिलहाल अभी के लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, वी मस्ट रिमेंबर टर्शरी मोर देन सेकेंडरी, मोर देन प्राइमरी, मोर देन मिथाइल, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं कार्बोकैटाइंस। कार्बोकैटाइंस का दूसरा नाम कार्बोनियम आइंस। तो वैसे ही फंडामेंटल पॉइंट्स, लेट अस स्टार्ट। कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइसिस। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये तो पहले भी आपको बता दिया। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द, यहाँ पे 6 लिखा है, अब ये 6 को आप ना पढ़ें, ना सुने एंड ट्राई टू वर्कआउट कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से गिनते हैं, देखो ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और 2 कितने हो गए 6, यहाँ तो कोई नहीं। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। फ्री रेडिकल में कितने थे 7। डायामैग्नेटिक, क्यों, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट इज व्हाई द कार्बोकैटाइंस आर डायामैग्नेटिक। द कार्बन एटम इज अगेन sp2 hybridized, so triangular planar in shape। ठीक है, अब एक काम करेंगे आप यहाँ पे अपनी बुक की हेल्प से या अपने आप
ये ट्राइंगुलर प्लेनर कार्बोकैटायन का डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, जैसे पहले फ्री रेडिकल का किया है आपको पिछले पेज में, आई हैव शोन यू। तो यू मस्ट ड्रॉ द ट्राइंगुलर प्लेनर कार्बोकैटायन, ठीक है। नाउ अगेन टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ऑलमोस्ट वैसे ही जैसा हमने फ्री रेडिकल में किया, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसा हमने एल्कोहल्स में किया है। फर्क क्या है? एल्कोहल्स में हम कहते हैं कार्बन एटम बियरिंग द OH ग्रुप, फ्री रेडिकल में हमने क्या कहा? कार्बन एटम बियरिंग द ऑड इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कार्बोकैटायन में क्या कहेंगे? जैसे है वैसा कहेंगे, कार्बन एटम बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो let us discuss, if carbon atom bearing the positive charge is directly attached to one carbon atom, it is called primary carbocation. If carbon atom bearing the positive charge is directly attached to two carbon atoms, it is called secondary carbocation. If carbon atom bearing the positive charge is directly attached to three carbon atoms, then it is called tertiary carbocation. So आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। छोटी सी एक्टिविटी, स्ट्रक्चर्स को बहुत केयरफुली नोट करें, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर नोट करने में कुछ एरर हो गया और उसके बाद फिर आंसर नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन होगी। फिर कभी कभी मेरे से पूछते हैं कि सर इसका बताना, देन आई टेल की बेटा आपने तो स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ किया है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिए ये ड्रॉ जितने लिखे हैं, पहले ड्रॉ कर लें, फिर एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। और भी हैं, मेरे ख्याल से आसानी से आप ये एक्टिविटी सॉल्व कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी सेम होता है जो फ्री रेडिकल्स का होता है, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगेन you have tertiary, more stable than secondary, more stable than primary, more stable than methyl carbocation। फिर से tertiary ज्यादा स्टेबल आ रहा है। याद रखेंगे इसको, बहुत जरूरी है याद रखना। It is explained by, now there are phenomena with the help of which we can explain this। ये सब है। इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो अभी किया नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी अभी किया नहीं है। रेजोनेंस इन सम केसेस, ये भी अभी करना है। तो व्हेन वी विल बी स्टडिंग दीज टॉपिक्स, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां पे विद एग्जांपल आपको करवा दिया जाएगा कि हाउ टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड सो ऑन। सिमिलरली जो कुछ केसेस जहां पे रेजोनेंस की अकरेंस है और उससे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होता है, तो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो इन द टॉपिक ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन ये आप नोट जरूर करें कि दीज आर द फिनोमेना विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बेनाइन, नेगेटिवली चार्ज कार्बन वाला, इट इज फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइसिस। नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये 8 लिखा ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसको ना पढ़े आप। अब आप हंस के रहे हो, आपको सर हमने पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी मान लो नहीं पढ़ा फॉर ए मोमेंट, और आप बताएं इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड के 4 और 2 6 और 2 ये रहे 6 और 2 कितने हो गए 8। सो नाउ वी नो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। डायमैग्नेटिक क्यों? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ in this case the carbon is sp3 hybridized, the carbon atom is sp3 hybridized and carbanion is pyramidal in shape। 3 बॉन्ड पेयर, ये 3 तो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ये लोन पेयर, ठीक हो गया। और साथ में यहाँ पे देयर इज, ऐसा आप बना सकते हैं, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। So types of carbanions, again the same types, primary, secondary, tertiary। आप बताएं अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अल्कोहल्स में बेयरिंग द OH ग्रुप, कार्बोकैटायन में बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल में बेयरिंग द ऑड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे व्हाट द कार्बन इज बेयरिंग, इट इज बेयरिंग द
negative charge. So when the carbon atom bearing the negative charge is directly attached to one carbon, it is called primary. When the carbon atom bearing the negative charge is directly attached to two carbon atoms, it is called secondary carbonyl. And when the carbon atom bearing the negative charge is directly attached to three carbon atoms, then it is called tertiary carbonyl. ठीक हो गया? अच्छा, तो ये देखें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी से एकदम रिवर्स है। यहाँ पे ये मिथाइल कार्बोनाइन मोर स्टेबल देन प्राइमरी, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन टर्शरी। आपने देखा कि वो फ्री रेडिकल्स में और कार्बोकैटाइन्स में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में टर्शरी मैक्सिमम स्टेबल और यहाँ पे टर्शरी मिनिमम स्टेबल। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेटर ऑन वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, अभी फैक्टर्स के नाम तो लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इन सम केसेस। इंडक्टिव इफेक्ट तो अभी हमने किया नहीं है, और रेजोनेंस के बेस पे भी कैसे ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होता है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आएगा, एंड वी विल बी एबल टू प्रॉपरली एक्सप्लेन इट। ठीक हो गया? तो ये वीडियो लेक्चर सबसे पहला जीओसी का वीडियो लेक्चर नंबर 1। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, होमोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस और बॉन्ड ब्रेकिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और उनके फीचर्स, और बड़ी अच्छे तरीके से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, शेप, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइसिस और होमोलाइसिस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से रिलेटेड एक्टिविटी, और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और फैक्टर्स के नाम जिनके बेस पे हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लेक्चर अबाउट जीओसी। जैसे मैंने आपको कहा, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सब और ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा और बहुत चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, नॉलेज बहुत बढ़ती जाएगी, एप्लीकेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। और मोर ओवर, जैसे आप इतना हार्डवर्क करते हो, बहुत अच्छे तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से और बड़े एंथुजियाज्म से वीडियो लेक्चर की वेट करते हो, और फिर जैसे ही एक्टिविटी वगैरह आपको करने को मिलती है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करके शेयर करते हो, बहुत बढ़िया नोट्स बनाते हो। सो मच ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम ऑल प्रेज फॉर यू, रियली यू पीपल आर मेटिकुलस। बस जी।